ओम नमस्कार। आर्ष साहित्य प्रकाशन पर भाई गौतम जी आए हैं, जो इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हर एक युवा जो इस वैदिक सनातन परंपरा से प्रेरित है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भाई गौतम जी का हाथ है। इन्होंने हर एक युवा को इस वैदिक साहित्य को जानने के लिए, वैदिक साहित्य की अहमियत को जानने के लिए प्रेरित किया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारे आर्ष साहित्य प्रकाशन में आए और इनसे कुछ प्रश्न पूछने थे, कुछ ऐसे प्रश्न कि जिससे पूरा भारतवर्ष आज कहीं ना कहीं ग्रसित है। किसी की अलग अलग मानसिकताएं हैं, कोई इसके बारे में क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, परंतु अगर इस विषय को कोई अच्छे से समझा सकता है तो जो मैं मानता हूँ वो भाई गौतम जी है। जी, मेरे हाथ में इस समय विशुद्ध मनुस्मृति है और इस समय केवल मैं एक ही प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि मनुस्मृति का विरोध क्यों? देखिए, मनुस्मृति का विरोध वही लोग करते हैं जिन्होंने कभी भी मनुस्मृति को नहीं पढ़ा, और यदि किसी ने पढ़ा है और पढ़ने के बाद भी विरोध कर रहा है तो उसके पीछे एक सिंपल सा कारण है, एक साधारण सा उसके पीछे कारण ये नज़र आता है कि उसने ऐसी मनुस्मृति पढ़ी है या तो वो मनुस्मृति किसी पाश्चात्य भाष्यकार के द्वारा प्रणीत है, या फिर उसने कोई ऐसी मनुस्मृति पढ़ी है जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट हो। आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग ऐसे हुए जो अंग्रेज़ी काल के दौरान हमारे भारत में थे, जिनका काम ही था भारतीय साहित्य को, भारतीय दर्शन को, भारतीय ग्रंथों को मिलावट करना। जैसे एक नाम बहुत प्रसिद्ध है मैक्स मुलर का, एक नाम बहुत प्रसिद्ध है विलियम हंटर का। अंग्रेज़ों ने इन लोगों को हायर किया, हायर करके कहा कि आप लोग प्रक्षेपण करें, मिलावट करें, विक्षेपण करें हाँ इनके भारतीय लोगों के साहित्य में। पहले उन्होंने क्या करा, बोला ये जो मनुस्मृति है, जिसको ये संविधान मानते हैं, जिसको ये विधि मानते हैं, इस विधि का अनुवाद करो, क्योंकि हम इसको नहीं समझ सकते, अंग्रेज नहीं समझ सकते। ये जो विधि निर्माण था, हमारी मनुस्मृति आदि विधि के निर्माता महर्षि मनु को कहा जाता था। इनके जो संविधान थे, इनके जो नियम थे, इनके जो कानून थे, उसको अंग्रेज नहीं समझ सकते क्योंकि वो संस्कृत में थे। तो उन्होंने क्या करा, उनको अपने अंग्रेज कुछ लोगों को बुलाया और उनको ये ठेका दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तुम भारत के दर्शन को, भारत की कल्चर को, भारत के सांस्कृतिक विषयों का अनुवाद करो अंग्रेजी में, तब हम इसको समझेंगे। तो मैक्स मुलर कौन सा अंग्रेजी संस्कृत का विद्वान था, उसने क्या करा, भारत के कुछ ऐसे पंडितों को हायर किया जो लालची लोग थे। अब मैं उनको पंडित तो नहीं मानता, लेकिन हाँ वो संस्कृत के जानकार थे। उन वेतन भोगी संस्कृत के लोगों को हायर करा। हायर करने के बाद बोला कि तुम ये मनुस्मृति का अनुवाद करो। अनुवाद करने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पूरा का पूरा कमीशन बनाया गया इन वेदों को, इन दर्शनों को, इन उपनिषदों को, इन स्मृति ग्रंथों को अनुवाद करने के लिए, और अनुवाद करने के बाद उसमें मिलावट करने के लिए, जिसका नाम था विलियम हंटर कमीशन। उस विलियम हंटर कमीशन ने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट बना करके मिलावट की कि यहाँ हमने भारत के ग्रंथों में मिलावट कर दी है। वो रिपोर्ट जाकर के अंग्रेजों को सौंप दी। अब जब उनकी मिलावटी ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम उठा करके मनु को जला देंगे, मनु को फाड़ेंगे, मनु को जातिवादी बताएंगे, मनु को गाली देंगे। भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान का निर्माण किया, उनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। जिस समय उन्होंने संविधान का निर्माण किया, उस समय उन्होंने क्या परिकल्पना रखी थी कि सर्व संप्रदाय, सर्व समाज में समभाव की बात हो। लेकिन आज उसी संविधान में यदि कोई व्यक्ति आए XYZ कहीं से उठ करके और मिलावट कर दे और कह दे कि जो भी व्यक्ति भीमराव अंबेडकर की पूजा नहीं करता वो व्यक्ति को मृत्यु का दंड देना चाहिए, तो क्या इसके अपराधी भीमराव अंबेडकर होंगे या इसका अपराधी वो व्यक्ति होगा जिसने मिलावट करी है? तो मनु की क्या गलती है? लोगों की गलती है। जब पता चला, जब प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने इस मनुस्मृति का भाष्य किया, अनुसंधान किया, जब उन्होंने इसकी समीक्षा की तो मालूम चला कि मनुस्मृति जितनी भी भारत में विद्यमान है उसमें टोटल श्लोक कितने हैं? 2685 टोटल श्लोक हैं। अब जब उन्होंने उसको जांच करी, उन्होंने उसका अनुसंधान किया, उन्होंने मनुस्मृति को परखा, तर्क के आधार पर, वेद के आधार पर, कसौटियों के आधार पर, नियमों और कानूनों के आधार पर, तो पाया कि 1771 श्लोक जो मनुस्मृति में विद्यमान है, जो मार्केट में मनुस्मृतियां अवेलेबल हैं, वो सब मिलावटी हैं। मतलब 2685 श्लोकों में से 1471 श्लोक मिलावटी हैं।
कहाँ से आए ये मिलावटी श्लोक? ये आक्रांताओं ने, बाहर के लोगों ने, अंग्रेजों ने हमारे शास्त्रों में मिला दिए ताकि मनु बदनाम हो जाए, ताकि भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ है वो टूट जाए। संविधान किसी भी देश की रीढ़ होती है, उस रीढ़ को तोड़ दिया और पाया हम उस भाष्यकार प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने कि 1214 श्लोक ही मनुस्मृति के मूल हैं, बाकी सब तो किसी कालांतर पर मिला करके प्रस्तुत कर दिए गए हैं। और अन्य भी भाष्यकारों ने यह स्वीकारा है कि मनुस्मृति में मिलावट तो हुई है। तो इसी मिलावट के कारण वो मिलावटी श्लोक ऐसे हैं जिनके कारण मनुस्मृति का अत्यंत विरोध होता है, लेकिन मनु इसके दोषी नहीं है। हमको पढ़ना चाहिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट के परिसर में जब मनु जी की मूर्ति लगी हुई थी तो क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने याचिका दायर की, बोला ये मनु की मूर्ति तुमने न्यायालय के परिसर में लगा रखी है। मनु तो न्याय के विरोधी हैं, मनु तो न्याय के शत्रु हैं, मनु तो समानता के विरोधी हैं, इसकी मूर्ति तो न्यायालय में होनी नहीं चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से। अब जब किसी ने याचिका दायर की, उस पर समीक्षा हुई तो बोला हाँ ये बात तो ठीक है, मनु तो जातिवाद के पोषक हैं, मनु तो महिलाओं के शत्रु हैं, मनु तो शूद्रों के दलन करता है, इसको हटा देना चाहिए। उस समय क्या हुआ, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट और मनु अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के मंत्री धर्मपाल आर्य ने एक याचिका दायर करी, बोला तुम गलत कहते हो, मनु इसके दोषी नहीं है। उन्होंने 14 तर्क प्रस्तुत किए और बोला कि तुम्हारे पास यदि समय नहीं है तो किसी भी एक तर्क को चुन लो, किसी भी 3 तर्क को चुन लो और मुझे जो तुमको लगता हो कि जो सबसे कमजोर तर्क है उसको चुनो, मैं तुम्हारी बात को गलत साबित करूंगा जो तुम ये बात कहते हो कि मनु समाज विरोधी है। जजेस ने फैसला दे दिया कि मनु की मूर्ति को हटा दो। अब उस मनु की मूर्ति को हटाने का विरोध किया किसने? धर्मपाल आर्य ने। उन्होंने एक याचिका दायर करी, पेटिशन फाइल किया कि नहीं हटानी चाहिए। अब कोर्ट में तो सबको बोलने का अधिकार होता है, धर्मपाल आर्य को समय दिया गया कि बताइए आप अपनी बात रखिए। तो उन्होंने 14 तर्क दे दिए। क्या तर्क था? पहला तर्क था कि मनु महिलाओं के शत्रु नहीं है, मनु समाज के विरोधी नहीं है, मनु समानतावादी है, ऐसे 14 तर्क। अब बोला प्रतिपक्षी वकील को जो ये कहते थे कि मनु की मूर्ति को तोड़ के यहाँ से हटाना है, बोला तुम 3 सबसे कमजोर तर्क चुनो, मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। प्रतिपक्षी वकील एक भी तर्क नहीं चुन पाया, तो जज ने बोला कि आप 14 के 14 तर्क समझाओ। 3 दिन का समय लगा। धर्मपाल आर्य ने 14 के 14 तर्क समझाए। जब तर्क समझाए और उस प्रतिपक्षी वकील को समय दिया कि बताओ अब तुम बोलो अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो, तो 20 मिनट तक वो व्यक्ति मौन रहा। वो वकील जो इस फेवर में था कि मनु की मूर्ति को हटा दो। ये कार्यवाही कोर्ट की जो है उसके रिकॉर्ड में है कि 20 मिनट तक का समय दिया, प्रतिवादी पक्ष कुछ बोल ही नहीं पाया। और उसके बाद जो फैसला जजेस ने दे दिया था मनु की मूर्ति को हटा देने का, वो फैसला वापस हुआ। आज भी वो मनु की मूर्ति न्यायालय के परिसर राजस्थान में लगी हुई है। इससे क्या सिद्ध होता है कि मनु को सही सिद्ध करके दिखाया है लोगों ने। कुछ लोगों ने यदि मनु को बदनाम कर दिया है तो मनु इससे बदनाम नहीं हो गए। इसलिए मैं बोलता हूं विशुद्ध मनुस्मृति जो है, ये नहीं हमने मनुस्मृति पढ़ ली जी, खाना पूर्ति कर ली, किसी की भी मनुस्मृति मंगा ली, किसी भी प्रकाशन की मंगा ली, इधर उधर से कहीं से भी उठा लाए, अमेजोन से मंगा लाए, फ्लिपकार्ट से मंगा लाए, स्नैपडील से मंगा लाए। भाई स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन को तो सामान बेचना है, उनको क्या मतलब है कोई मैक्स मुलर का वंशज आकर के बेच दे, कोई अंग्रेजों का वंशज बेच दे, कोई मुगलों का वंशज बेच दे, वहाँ तो उनको पैसों से, उनको अपने 20% 40% कमीशन से मतलब है। उनको ये थोड़ी देखना है कि ये सही माल है कि गलत है। आप 50 तरीके की चीज़ें देखते हैं अमेजोन पे, फर्जी चीज़ें भी बिकती हैं, मिलावटी भी बिकती हैं, उसमें कूड़ा कचरा कबाड़ा भी मिलता है। अमेजोन को या किसी भी साइट को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि उपभोक्ता को कैसा सामान मिल रहा है। इन लोगों को क्या मतलब होता है? उन लोगों को अपने कमीशन से मतलब होता है। पंकज आर्य उस पर कूड़ा बेचे, कबाड़ा बेचे, कुछ भी बेचे, चाहे गोबर बेचे, पंकज आर्य अमेजोन को 20% कमीशन दे रहा है या नहीं, अमेजोन को इस चीज़ से मतलब है। यदि दे रहा है तो तुम्हारा गोबर भी बेच देंगे वो वेबसाइट पे डाल के, उनको कबाड़ा, उनको अपना परसेंटेज चाहिए। तो ऐसी साइट से बिल्कुल नहीं लेना। जो विशुद्ध साहित्य मिलता है वो उसके ऊपर एक छन्नी लगी होती है। तो जो विशुद्ध साहित्य कहाँ से मिलेगा? arshsahitya.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको फर्जी चीज़ आएगी नहीं। उसके दरवाजे पर ही पहले वो लगा रखा है मेटल डिटेक्टर। जब मुख्यमंत्री के घर में घुसते हैं तो क्या होता है, कोई भी अर्जी फर्जी आदमी तो नहीं घुस सकता, पूरी सुरक्षा की जांच होती है तब उसको एंट्री मिलती है। इसी प्रकार से आर्ष साहित्य पे जो भी पुस्तक प्रकाशित होगी, जो भी पुस्तक पब्लिश होगी, जो भी पुस्तक आएगी, वो एक पैरामीटर से होके आई है। वो कोई ऐसी वैसी ऊल जलूल खराब घटिया नहीं पुस्तक आ सकती। उसके लेखक की जांच होती है।
कि कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। अमेज़ॉन में कौन बैठा है पढ़ने वाला मनुस्मृति, कोई बैठा है क्या? लेकिन आर्य साहित्य पे कुछ लोग बैठे हैं जो दिन रात इसका शोधन कर रहे हैं कि इसमें कोई फर्जी बात तो नहीं है। जब वो इस कसौटी को परख लेते हैं कि हाँ ये करेक्ट है, तब जा कर के उस पर पुस्तक प्रकाशित होती है। तो ये ग्रंथ हम सबको पढ़ना चाहिए। हम अभी जाएंगे डोमिनोज पे, जाएंगे बर्गर किंग पे, तो कितने का खर्चा हो जाएगा एक आदमी का? 500 रुपये का खर्चा हो जाएगा। 300 रुपये का हम लोग बर्गर खा जाते हैं। स्टारबक्स में जाते हैं तो 700 रुपये की कॉफ़ी पी जाते हैं। लेकिन अपने आदि मूल मनुस्मृति को पढ़ने से पहले हम 4 बार संकोच करते हैं, सिर्फ इसलिए अरे 350 रुपये की है, 400 रुपये की है, ये अरे बहुत महंगी है, हम तो नहीं पढ़ सकते। तो भारत के लोगों को समझना चाहिए अपनी संस्कृति को पढ़ने में क्या जा रहा है। तुम आज इसको मंगवाओ, आज नहीं पढ़ सकते, कल समय मिलेगा, परसों मिलेगा, पर घर तो आ गई ना, ईंट तो आज आपने ला के रख दी, उस पर मकान बन जाएगा। तो इसको पढ़ना चाहिए और मिलावटी चीज़ों से बचना चाहिए। आर्यसाहित्य.com पर जाना चाहिए और मनुस्मृति को घर पर मंगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।